example of logistic regression. I'll be quick because I know that आपका इसके background आपका इस पे काफी है. Basically उस केस में जब हम काम करते हैं तो हमारा typical जो machine learning का जो framework होता है, we are interested in some features. Maybe F1, F2, F3, and so on and so forth. And then इस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास एक उसके क्लास है, तो then maybe आपके पास उसका क्लास 1 आ गया, उसकी क्लासेस आ गए, और then you have basically some data sets, ठीक है, which look at case by case, rows by rows, and looking at each of these feature space. We have certain labels, okay, and then at the end of the day we do something like k-fold, again, या because training हो गया, या because testing हो गया, कुछ इस किस्म का structure आपके पास केवल होता है. Now, for a case of logistic regression, you can think of this setup where if we imagine कि भी मेरे फ्यूचर स्पेस ये है, ठीक है, ये मेरे पास F1 आ गया, ये मेरे पास F2 आ गया, एंड देन मे बी आप उसमें कहना चाहते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये दो क्लासेस मेरे पास आ गए, दो क्लासेस आ गए, तो मे बी आप इस क्लास को देखते हैं कि आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है या इधर या किसी और जगह पे, और उस लाइन के बेसिस पर आपके पास यहाँ पे जो चीज आ रही है वो क्लास 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 क्लासेस की बात कर रहे हैं, और इधर इस साइड पे जो आपके पास चीज है आपके पास क्लास 2 आ गई. तो काइंड ऑफ लाइक इस तरीके से आप एक बाइफर्केशन करते हैं. यू डोंट सी प्रोबेबिलिटी इन ऑल ऑफ दिस, कहीं भी आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही. इनफैक्ट हम इन वैल्यूज को जाके एक फ्रेमवर्क पे, जिसमें अब हमारा मॉडल क्या हो गया, हमारा मॉडल आ गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, where you have these inputs, ठीक है, which are these ones, and on the basis of that you have some network, ठीक है, you have some network जिसमें आपके पास भी आप जाके कुछ देख रहे होते हैं, कुछ भी नेटवर्क आपके पास बन सकता है, ठीक है. हम उसमें इनपुट्स वेट्स आउटपुट हम देखते हैं, और कहीं पे आपके पास वेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, कहीं पे आप सिग्मॉइड इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह. सो देयर इज सम वर्किंग बैकग्राउंड ऑफ दिस, जो कि आइए ज़ूम करूं कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है. तो इधर में देयर इज नथिंग प्रोबेबिलिटी, इवन तो हम यहाँ पे कहना चाहें कि हम यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं. सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, 0 and 1. Would it be right to call the sigmoid as probability? Yes. Softmax को भी नहीं कहते, क्योंकि probability जब आपके पास आती है तो probability में आपके पास होती है कि भी the sum of something must be equal to 1. तो just because दो आउटपुट्स के वैल्यूज आपके 0 1 के दरमियान होते हैं तो जरूरी नहीं कि अलाइन. okay? कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. बाय द वे इट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड कि जब आप लेट्स सपोज सारे के सारे वैल्यूज प्लस कर दें और वो 1 के बराबर. सो एज एन एग्जांपल, अगर मैं ये सिग्मॉइड और ये सिग्मॉइड प्लस कर दूं और वो प्लस के बेसिस के ऊपर यहाँ पे इज इक्वल टू 1 आपके पास आए, देन इट इज बिहेविंग लाइक प्रोबेबिलिटी. बट अगर आप उसमें प्लस करते हैं और उसमें ये आपके पास कुछ और आ जाए, क्योंकि वो 0 और 1 के दरमियान होता है, तो ये भी अगर 1 है ये भी 1 है, तो फिर 2 आ जाएगा. तो इस केस में अगर ये सम करके 2 आ गया, देन इट्स समथिंग डिफरेंट. ओके, बट हम वैसे हम प्लस करते नहीं, वी डोंट डू दिस प्रोसेस. सो अब आता है कि भाई हमारे पास तो हमने अभी जो मैकेनिज्म ढूंढा था, हमने अपने लैंग्वेज को एनग्राम में डाल के, एक PLM में डाल के हम उसको एक NLP की एप्लीकेशन बना रहे हैं.
फिलहाल आपने ये चीज देखी। अब क्या चीज चेंज हो गई है, मेरे पास यहाँ पे ठीक है, ये तो चेंज हो गया। अब उसकी बेसिस पर हम इसका क्या करें, ठीक है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब वो इधर जो मैंने एग्जांपल दिया है दैट इज अ वेरी सिंपल केस, जरूरी नहीं कि अलजेब्रा केस आपने यहाँ पे देखे और उसमें आप आए। सपोज यू कम टू हियर एंड यू लुक एट दिस इज नॉट n ग्राम बाय द वे, नाउ यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एनीथिंग इट्स फीचर्स। तो अब आपने इसको देख के आप इसमें देखें और आप उसमें निकाले कि भाई ये क्या मीनिंगफुल फीचर निकालने हैं। अच्छा, बाय द वे फ्यूचर इंजीनियरिंग में भी आप उसमें देख सकते हैं कि समटाइम्स द फ्यूचर्स कैन बी ऑटोमेटिकली लुक्ड अप आल्सो, जरूरी नहीं कि आपको देखने को डिजाइन करना होता है। बट इधर जो चीज आपके पास आ रही है, इफ यू नोटिस अ फ्यू थिंग्स, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द बुक, अंग्रेजी है, कुछ वर्ड्स आपके पास हाईलाइट हो चुके हैं, कुछ नहीं हो चुके हैं, उनके साथ कुछ नंबर्स आपके पास एसोसिएट हो चुके हैं, एंड समथिंग इज टेकिंग प्लेस जिसमें आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं। सो आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। सपोज पहला केस है, काउंट पॉजिटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स, ये आपके पास है x1 पॉजिटिव लेक्सिकॉन वर्ड्स। तो आप यहाँ पे देख लें x1 है यहाँ पे, Yes, yes. x1 किन वर्ड के साथ बात कर रहे हैं? Positive. Great, nice, enjoyable. How does it know that these are nice words, positive words? Dictionary or something. Bag of words. Bag of words. Last class में हमने bag of words. Now I need a bag of nice words. स्कैन करें और जब आपको 3 की फिगर आए तो आपने यहाँ पे कर दिया कि ये पैराग्राफ में अगर नाइस वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं x1 तो उधर मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से x2 वहां पे जो था दैट इज द लेक्सिकॉन ऑफ, तो यहाँ पे x2 हॉकी इज अ स्लैंग वर्ड, ठीक है। जब कोई BS टाइप की कोई चीज हो तो उसको इस किस्म का कहा जाता है कि इट्स अ स्लैंग वर्ड एंड सेकंड रेट। अगेन शायद कुछ और भी आपके पास हो नेगेटिव, लेकिन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप उस केस में मैं पॉजिटिव वर्ड्स और मुझे नेगेटिव वर्ड्स के भी बैग ऑफ वर्ड्स चाहिए, उसकी बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। यू गेट द पॉइंट। सो आपके पास फ्यूचर्स है, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू बी अ फ्यूचर। फिर आपके पास आ गया जहां पे नो आ रहा है, ठीक है, जहां पे आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउन आ रहे हैं, जहां पे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, कितने आपके पास वर्ड काउंट आपके पास आ रहे हैं। तो आप वहां पे देख सकते हैं भाई इट्स गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट, काउंटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मे बी बैक ऑफ वर्ड, मे बी प्रोबेबिलिटी, मे बी लॉग, मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी टेक्निक हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और उसके बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ गया 32130 32130 और मे भी उसके साथ फिर आप यहाँ पे उसका एक क्लास लेवल। तो अब दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे n ग्राफ नहीं, बट हम यहाँ पे कोई फ्यूचर्स निकालना चाहते हैं, फ्यूचर्स। व्हाट शुड दोस फ्यूचर्स बी? दिस इज समथिंग ये अभी भी हम हाथ से कर रहे हैं। वी वुड वांट समथिंग कि ऑटोमेटिक तरीके से हो या कम से कम स्टैंडर्ड तरीके से हो। तो स्टैंडर्ड के क्या क्या टेक्निक्स है वो हम ऑफ कोर्स बाद में देखेंगे, लेकिन आप फिर उसमें डॉक्यूमेंट से या सेंटेंस से या पैराग्राफ से आप फिर n ग्राम्स नहीं, फिर आप फ्यूचर्स निकालते हैं और उन फीचर्स को जब आपने निकाल दिया फिर जाके आप लेट्स सपोज कहते हैं कि भाई ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस के तौर पे फिर वो उस तरीके से फिर आपके पास काम हो जाएगा। So that means that if you come back over here, these are actually again kind of like functions, मशीनरी है जहां पे फिट करो
इधर ये फिट करो, अच्छा ये मैंने इधर डाल दिया तो फिर ये वर्जन करना चाहिए. इट्स अ कांस्टेंट थिंग लाइक दिस. You need to do a kind of a matching of everything across the line. तो कभी कभार कंपैटिबल चीजें को देखनी पड़ती हैं. कुछ इश्यूज आपके पास आएंगे. हमारे पास लेट्स सपोज हम जब फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शंस इंग्लिश के अवेलेबल होते हैं तो उर्दू पे काम नहीं करते, तो फिर मुझे मेरे उर्दू के उसके लिए टूल्स बनाने पड़ते हैं, तो आप वहां पे फर्क पड़ता है. तो हम इसके लिए मुसलसल कुछ ना कुछ टूल्स बना रहे होते हैं ताकि आपकी वो पाइपलाइन आपके पास. But I hope you can see from this simple example of how you would plug in from a language to something totally different than Ngram. Okay? अब ये फीचर्स अच्छे हैं बुरे हैं वो बात की बात है, उसकी अपनी टेक्निक्स आपके पास हैं, लेकिन आपके पास इस तरीके से आपके पास ये काम कर देगा. Is it straightforward? You know all of these things, right? So not examinable by them. हमें NLP पे ज़्यादा फोकस. Okay, now a few small things. या भी करें हम बात करते हैं. ये करते हैं. सर इस तरह तो ये वर्ड्स काफी अगर ज्यादा हो तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग कंज्यूम होंगे. पहले हम फाइनल डेफिनेशन भी लगेंगे जो ये बिलोंग करता है. हर एक चीज के लिए आपको एक बैग ऑफ वर्ड्स चाहिए. I think the future space होता तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम NLP का सिर्फ नहीं है. फ्यूचर स्पेस ये भी मेरे पास 2 फ्यूचर्स आ गए. ठीक है, तो अगर आपके पास ये फ्यूचर स्पेस बहुत बड़ा हो जाता है तो लेट्स सपोज आपके पास 50 फ्यूचर्स आपके पास आ गए, अब उसके साथ क्या करें. तो अब इस केस में फिर लेट्स सपोज आप करने के लिए मैं सपोर्ट वेक्टर को शीट पर जाता हूँ. ठीक है, तो अब ये चीज चेंज हो सकती है. इधर तो आपके पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपके पास. आप स्पेक्ट्रल फीचर्स भी निकाल सकते हैं, आप एक्चुअल फीचर्स भी निकाल सकते हैं, बट वो हम फिर NLP से जाएंगे. We know that these things exist. We know even this exists also. In fact, हम इस जगह पे शायद हम NLP टिपिकली फोकस करता है इस एरिया में. ठीक है, दिस इज द कोर्स. लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत ये करना होता है तो हम यूजुअली उसमें PLM कर देते हैं और आगे चले जाए. इफ यू वांट टू लुक एट दैट सपोज कि ये वाला NLP किसके साथ मैचिंग करता है, ये इधर मैच करता है, दैट साइंस इज आल्सो देयर, ढूंढना पड़ता है. ओके, बट फिर इसी के तरीके से इसकी मैचिंग इसके साथ और इसकी मैचिंग इसके साथ वो कॉन्सेप्ट आपके पास चीज आपके पास रहती है आपके पास. अभी चलिए 2 डेफिनेशन है जो कि आई हैं बस कर देते हैं. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ वुड बी दीज वेक्टर्स. ओके, तो ये आपको पता है कि खासकर जब हम यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे हम एक्चुअल वर्ड्स भी नहीं, हम वहां पे एनग्राम भी नहीं, फीचर्स भी नहीं, हम वहां पे एम्बेडिंग्स को के साथ काम करते हैं. एम्बेडिंग्स, तो एम्बेडिंग्स आपके पास इस एरिया की चीज है. तो टू मूव टुवर्ड्स दैट हमें इस वर्ड्स को हम प्रोबेबिलिटी के बजाय हम उसको किसी और चीज में हम जाके एसोसिएट करना पसंद करेंगे. उसकी तरफ एक लॉजिकल आपके पास बिल्डअप हो रही है. इधर आपके पास आ रहा है पहला वर्ड सेंस. ओके, आई थिंक यू कैन गेट एन आइडिया वर्ड सेंस क्या चीज है. नॉट इम्पोर्टेंट. सिनोनिम आ गए, एंटोनिम आ गए, सेमेंटिक फील्ड आ गए. ये मेरे ख्याल में जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे तो उधर मैं दोबारा करूंगा. अभी सिमिलैरिटी की तरफ बात करते हैं. सो सिमिलैरिटी is how much similar two words are. Okay? And how do you know how two words are similar?
if I tell you apple and oranges, okay, are they similar? डिपेंड करता है किस उसमें, अगर कैटेगरी की उसमें अगर अगर हमारी बात फ्रूट की हो रही है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं और हम कहते हैं कि ये किस सेंस में बात की जा रही है। अगर फ्रूट के सेंस में बात हो रही है तो that means it is similar. But if the sense is let's suppose color, एक ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, नहीं आएगा। तो उस हवाले से ये काफी ओपन एंडेड आपके पास इशू हो सकते हैं कि भाई कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ सिमिलर है और कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो सिमिलर नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। अब आया ये कॉन्टेक्स्ट हर चीज की डिफाइन होती है? अगर आप सोचिए बहुत बड़ा काम है आपके पास और एक्चुअली कुछ लोग कर रहे होते हैं, वो मुसलसल ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, if you recall I went to the bank to see the sunset और दूसरा बैंक वाला। तो इसके लिए आपके पास सेमेंटिक ग्राफ्स, सोचे ये दो सेंटेंसेस के लिए ये चीज आपने बनाई हुई है कि you have something and something here and you have a relationship over here। ठीक है, अब आप देखें अब वो रिलेशनशिप दरमियान imagine this for the entire English language। ये पर मैट्रिक्स exactly। ये आप पिक्टोरियल देख रहे थे कि एक्चुअली मैट्रिक्स है, ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये नॉलेज का होते हैं। ओके, एक्चुअली बेटा मैट्रिक्स होगा तो उसमें फिर ये चूंकि फिलहाल नंबर आपको नजर नहीं आ रहे, मैट्रिक्स में आपके पास नंबर लाते हैं, तो दिस वुड बी मोर बेटर कि आप इसको जो है ना क्या कहते हैं नॉलेज ग्राफ से। लेकिन मैट्रिक्स भी हो सकता है, सिर्फ ये कि उसमें आपके पास ये रिलेशनशिप जो है ये 1 या 0 होगा। ओके, देन इट कैन बी अ मैट्रिक्स आल्सो। So these kind of things exist. These kind of things exist. और उससे आप सिमिलैरिटी को आप निकाल सकते हैं। बट व्हाट इफ इट डजंट एग्जिस्ट? फिर हम बस बैठ जाए? ठीक है, नहीं, उसके भी फिर आपके पास तरीके हैं। सो फॉर इंस्टेंस if you want to talk about context, you can come to something which you already have. For instance, your dataset. Okay? Your dataset already has a number of words, sentences, paragraphs, documents. They already have them. So what if, let's suppose, अगर हम कहें कि भी आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाए जिसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स इधर गिवन है और वही वर्ड्स आपके पास यहाँ पे भी गिवन हो, 5 वर्ड यहाँ पे 5 वर्ड यहाँ पे, और हम यहाँ पे निकालना चाहें कि भाई ये तो खैर सिमिलर ही होगा, तो डायगोनल में आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है ना? लेकिन नॉन डायगोनल्स में हम देख सकते हैं कि यार अगर आपके पास लेट्स सपोज इधर आपके पास आ रहा है कैट और इधर आप सब वही एग्जांपल करते हैं ऑरेंजेस एंड दिस इज एप्पल दो ये इधर भी आपके पास सपोज इधर क्या वे करना चाहिए? यू कैन लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपने कहा सेंस ना, तो सेंस में तो अगर हमारे पास सेंस फ्रूट की बात हो रही है तो हम उसको कहीं भी देख सकते हैं। अगर आप डाटा सेट की बात करें तो डाटा सेट में पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एक ही जगह पे इस्तेमाल हुए हैं और एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में या एक डॉक्यूमेंट में, मे बी आप उसको कह दें कि ये एक कॉन्टेक्स्ट में का इस्तेमाल हुआ है तो ये सिमिलर आपके पास है। दैट मीन्स आप डाटा सेट के बेसिस के ऊपर कुछ
कुछ सेंस बना सकते हैं, लाइक जो लुक अप। सपोज हम वहां पे कहते हैं कि भैया आपके पास कोई पैराग्राफ है, ठीक है, दिस इज द पैराग्राफ, एंड यहाँ पे आपके पास एप्पल नजर आ गया और यहाँ पे मे बी इधर ऑरेंजेस आ गए और मे बी एक ऑरेंजेस आपके पास यहाँ पे आपके पास, ठीक है पॉइंट। सो इफ यू लुक एट इट डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किस शक्ल में नापी जा रही है, नंबर ऑफ वर्ड्स। फिलहाल यही है, हम बाद में इसको वर्ड से कुछ और भी लेके जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप इसको ही पैमाना बना रहे हैं, if this is the case also, then you can see this as a distance line, and apples is here, and suppose oranges is here, then that means close distance, good, they are similar. But if something is very far away, here, इधर नहीं है, इधर है, if this is very far away, that means it's not related. So अब अगर आप distance को भी आप देख रहे हैं, if you want to look at it, if this is that line, distance, threshold. So if something is here, they are similar. If something is here, not similar. ठीक है, अब इस तरीके से फिर आप देख सकते हैं कि भी हम सिमिलैरिटी को एक थ्रेशोल्ड के साथ लिंकअप कर सकते हैं और वो हमारे पास उसकी एक काउंट आ सकती है। एंड फॉर दैट मैटर इफ समथिंग इज वेरी क्लोज, अच्छा अब हमने एक निकाला भी बात है, लेवनस्टाइन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ही है लेकिन वो किस चीज को देख रहा है, चेंज, वेरिएशंस को। अब उस केस में इट्स मेजरिंग द वेरिएशन डिस्टेंस, एंड इस केस में हम मीनिंग या सेंस डिस्टेंस निकाल रहे हैं या हम पोजिशनिंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हर एक चीज में आप एक न एक लेवल पे आप डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। बेशक डिस्टेंस का मेजर चेंज क्यों ना हो जाए कि विच टाइप ऑफ डिस्टेंस, लेकिन इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर। There are some similarity data sets, दो तो मैंने वहां पे एग्जांपल्स दे दिए, ये हम जब प्रैक्टिकल काम करेंगे तो उसमें we will look at that, but they help you quite significantly. So as an example, in the word sim data set, vanish and disappear are having a similarity of 9.8. Some people have already constructed these data sets such ताकि आपको ये चीजें ना करनी पड़े और आप लुक अप करें, लोड द डाटा सेट, गिव द 2 वर्ड्स और वो उस 2 वर्ड्स की जो भी सेंस है आपको उस सेंस पे जाने की जरूरत भी नहीं है। वी डोंट केयर कि कलर की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात कर रही है, लेवनस्टाइन की बात हो रही है, वी डोंट केयर। वो स्टैंडर्ड डाटा सेट्स है, वी ट्रस्ट दैट। और अगर वो कहते हैं कि भी आपके पास 2 वर्ड सिमिलर है तो वो आपको उसके स्कोर निकाल दें। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिमिलरिटी डाटा सेट्स एग्जिस्ट। अब हम अगर ये चीज मैन्युअली करना चाहें बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन, देन इन दैट केस वी हैव वर्ड्स को हम फिर एक वेक्टर एम्बेडिंग में डालते हैं और उस केस में हम उसको एक पॉइंट ऑन अ स्पेस पे जाके कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास फिर क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई वर्ड्स हैं, ओके, फॉर अस एनी word 1, word 2, word 3, that may be some 3 points on a space. I love cats. I love cats. तो इस केस में जब आप इसको जाके कर दें तो then that is something better than this because for one reason this is just one line. अगर आप हवाले से देख लें, हम उसमें जाके उसको बेशक यहाँ पे पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, मेरे पास उसका एक्स पॉइंट है, ये उसका दूसरा एक्स पॉइंट है, ये x1 है, ये x2 है,
there are everything on x over here. जब हम उसको वेक्टर, so in a way this is already an embedding, but उस केस में आपके पास क्या आया, just one coordinate x, हमारे पास लाइन नहीं है। अब उस केस में अगर आप वेक्टर की शक्ल में जाते हैं, वेक्टर में, तो फिर हमारे पास ये एम्बेडिंग्स 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। So as a result of that, this could be x, this could be y। आसानी के लिए x y काफी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब वेक्टर आएगा तो फिर आपके पास है ना z भी आप जा सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल एम्बेडिंग स्पेस कैन बी क्रिएटेड, बट यू कैन आल्सो क्रिएट n डायमेंशनल एम्बेडिंग स्पेस, डिपेंडिंग आप किस एम्बेडिंग स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं वेक्टर स्पेस को फॉलो कर रहा हूं तो फिर तो मेरे पास ये सब कुछ है ना यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आई थिंक यू कैन सी फ्रॉम हियर कि अब अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई ये वर्ड और ये वर्ड आपस में सिमिलर है, या ये और ये आपस में सिमिलर है, ठीक है, या ये और ये आपस में सिमिलर है, तो दैट वुड रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस एज अ ट्रायंगल, लेट्स सपोज, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स इधर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इधर लाइन्स के डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हैं, आप क्लस्टरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो टेक्निक्स फिर आपके पास एक रास्ता खुल जाता है कि इस जगह पे लाने के बाद आप सिमिलरिटी की डेफिनेशन को जरा फिर आप जाके एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसको आगे जाके किसी और जगह पे आप प्लग इन भी कर सकते हैं। इस केस में इंग्लिश में तो बहुत काम हो चुका है, अब दूसरे लैंग्वेजेस में ढूंढना पड़े। एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो यही इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा सेट को। सो जिस रफ्तार से डेवलपमेंट हो रही है, तो पीपल कॉल दिस लैंग्वेज रिसोर्सेज। एक लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज रिसोर्सेज। यहां पे मैं बड़ी आसानी से, जरा मैं इसको रीड कर लेता हूं, मैं बड़ी आसानी से यहाँ पे कहता हूँ कि भी एनग्राम है, फिर आपके पास PLM है। एक्चुअली नाउ आई डू representation over here, a model, ठीक है, and then followed by an NLP application, okay। हमारे पास ये representation है। Actually, if you are able to do this, यानी आप इधर से इधर और इधर से इधर और इधर से इधर आना चाहते हैं, you just don't need this, you need other things now। What you need over here is resources, tools, frameworks which help that language। तो कुछ चीजें आपके पास इधर से आ जाती है, कुछ इधर से आ जाती है। Now this is depending upon how much work is done by the community। आप और मैंने उस लैंग्वेज के लिए कितना काम किया है। तो मुसलसल कुछ न कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कोई जरूरत के मुताबिक बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ क्या कर होते हैं, कुछ क्या करते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एक रिसोर्सेज आपके पास बन रहे हैं, ओके। अगर कोई सोफिस्टिकेटेड चीज चाहिए तो पहले तो ये कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाट रिसोर्स यू नीड। आपको इसके लिए जरा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो किसने कहा कि ये वेक्टर एम्बेडिंग बना है? There must have been a scientific process or a creative process जिसने पहले ये कहा कि भाई यार वर्ड को आप इधर वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 क्यों कर दें, इसको वेक्टर स्पेस बना दें। तो एक टाइम आपके पास आता है कि जिसमें एक क्रिएटिव एलिमेंट होती है टू क्रिएट द फर्स्ट रिसोर्स अवेलेबल। तो अब मुझे ये कॉम्प्लेक्स काम करने के बजाय मैं लैंग्वेज से डायरेक्टली एनएलपी में आता हूं बाय यूजिंग दोज रिसोर्सेज। मैं क्यों बार बार यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काउंट करता हूं? अगर मेरे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है तो व्हाई डोंट आई जस्ट सिंपली डू दिस, जस्ट यूज दैट रिसोर्स एंड डू द वर्क डायरेक्टली। हम हर एक चीज तो रीइन्वेंट तभी नहीं करेंगे ना, तरीका ऐसी होती है, सारी दुनिया ऐसी आपको बन जा रही है। पहले तो रिसोर्स क्रिएट करना होगा, रिसोर्स क्रिएट करने आपको ये पूरी सिस्टम समझनी होगी। अच्छा रिसोर्स बन गया अंग्रेजी में, अब मैं उर्दू में काम करूं, भाई मुझे वो रिसोर्स इधर भी चाहिए बराबर, ठीक है। तो ये लेस क्रिएटिव है लेकिन कम से कम डायरेक्शन तो है ना। तो एक्चुअली
there are resource maps. There are resource maps. मैंने काफी टाइम पहले बनाया था. आई थिंक उसके 7-8 साल बने होंगे. मैं कोशिश करूंगा कि आई कैन टेक इट आउट. मैं शेयर कर दूंगा. बट इट वॉज उर्दू पश्तो समथिंग लाइक दैट. मैं टेक आउट कर दूंगा. कहीं ना कहीं पे मेरे पास पड़ा होगा. 2018 में मैंने बनाया था. But that was showing it to you like why can't we have, let's suppose, Urdu NLP applications. I mean, आप बहुत आगे गए. 10 साल हमारे तक है. बहुत रेडिकल चेंजेस आपके पास है. लेकिन उस टाइम पे why don't we have less work in Pashto, more work in Urdu? Why? Because Urdu पे ज्यादा रिसोर्सेज बन चुकी हैं. Why do we have less work in Urdu, more work in English? Because अंग्रेजी में ज्यादा रिसोर्सेज बन चुके हैं. At the end of the day, NLP seems to be, NLP में आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो फिर उसमें आप काम तेजी से आप आगे कर सकते हैं. अब इसको कहते हैं रिसोर्स मैपिंग में रिसोर्स लिमिटेड. रिसोर्स लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे और सब कुछ मैनुअली करेंगे, जो कि कॉमन होता है फॉर न्यू लैंग्वेजेस. लेकिन आपके पास रिसोर्स बाउंटीफुल या रिसोर्स प्लेंटीफुल अगर आप देख लें तो उस केस में फिर आपके पास कुछ पसंद. तो जब आपकी रिसोर्स अवेलेबल करेंगे, कुछ लोग रिसोर्स के पैसे लेते हैं, कुछ लोग रिसोर्स को पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं. किसी की एमएस डिग्री होती है, किसी की पीएचडी डिग्री होती है, पैसे कमाते हैं. तो अब उसके बेसिस के ऊपर इसकी वजह से एक एनएलपी इकोनॉमी वजूद में आएगी. दैट्स व्हाई एआई की जॉब जितने नहीं होंगे जितने एनएलपी की जॉब आपके पास. ठीक है, बिकॉज you're creating kind of services and applications which are charged and something like that. तो उसके बेस के ऊपर आपकी एक ये इंडस्ट्री आपके पास चल रही है. ओके, यहाँ पे अब आ जाते हैं. ये एक एग्जांपल है. अगर हम 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को देखते हैं तो ये एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग का. Once you have this, then you can see that you can do many things from that vector representation. Okay. So now vector में आ गए हैं. अब vector की semantics में हम languages को कैसे देखते हैं. These are just some simple examples. Let's go through it. पहला केस आपके पास है टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स. टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, ये जो टॉपिक हम बना रहे हैं, ये टॉपिक एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में क्विज में आ जाता है. ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक कुछ चीजें आपके पास आ रही है. अब मैंने यहाँ पे क्या चीज बनाई है, ये वाली जो चीज है, ये क्या चीज है? What? ये क्या चीज है? नहीं, ऑफ कोर्स उसी किस्म की चीज है, लेकिन इधर आपके पास क्या चीज है? ये वर्ड्स है ना. ये क्या चीज है? वर्ड्स. तो टेक्निकली ये जो चीज इधर नजर आ रही है, इसको कहते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारे कुछ टॉपिक है, हम वर्ड को ये कहते हैं वर्ड मैट्रिक्स. बट जरा इस्तेलाह डिफरेंट है. नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें हम इसको जरा टर्म मैट्रिक्स नाम देते हैं. तो अब आपके पास आ गया कि ये जो चीज आपके पास पड़ी है, ये वर्ड वेक्टर स्पेस है. वर्ड टू वर्ड वेक्टर स्पेस, a term to term vector space. Okay, if you just consider the 2D case over here. If you then convert it into something else, तो हमारे पास एक केस यहाँ पे आ गया टर्म डॉक्यूमेंट. तो इस केस में आपके पास ये चीज क्या बन जाएगी, ये आपके पास टर्म आ गया और ये फिर आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट. ओके, मीन्स
दो स्पेसेस आपस में अलाइन हो सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहें, मैं एक और विजुअलाइजेशन भी करना चाहता हूं। तो लुक एट दिस, इफ आई से दिस इज माय वर्ड टू वर्ड मैट्रिक्स स्पेस, okay, and if I suppose something like this, so if I want to say I'm moving around, so अगर मैं यहाँ पे word to word मेरे पास ये कोई चीज आ रही है, ठीक है, अब उसके पॉइंट ऑफ ये वर्ड किस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, अब ये इस डब्बे में आ गए तो इसका मतलब है ये इधर आ गए, तो सपोज इस डॉक्यूमेंट में है, इधर आपके पास आ गया, ठीक है, जरा पेन आपके पास आ रहा है, बट उसके अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअली ये नहीं होगा, ये ठीक है, ये टोटली डिफरेंट कोऑर्डिनेट स्पेस है, टोटली डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग, दिस इज राइट। सो इधर इधर आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये चीज जब आपके पास इधर आ जाती है और ये डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा है, ये इधर और ये तो आपके पास दूसरा पास। सो वेक्टर स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप देखते हैं कि भाई हमारे पास ये मैट्रिसेस आपस में इंटरलिंक करवाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर आपके पास डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप मल्टीपल स्पेसेस में आप ट्रेवल कर सकते हैं। टू डू व्हाट? देयर कैन बी अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज व्हिच कैन कम आउट ऑफ इट। कभी कभार कुछ मल्टीपल स्पेसेस को आप मर्ज भी कर सकते हैं। बिकॉज एज एन एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि वेक्टर की बात हो रही है तो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज अ वेक्टर? ये वेक्टर है। अ वेक्टर हैज what? A magnitude and a direction. and a direction. Okay? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं इधर बीच में पड़ा हूँ यहाँ पे और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। अटेंशन ज्यादा है, मेरे मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, फोकस वाली, डायरेक्शन भी ज्यादा है। अब आप भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरी तवज्जो डाइवर्ट हो रही है। ये दो वेक्टर्स आ गए ना, मैं बंदा तो एक हूं। You get the point? Attention. Attention is. That means there can be something like multiple directions. Multiple directions. There is something which is being pushed here as well as pushed here, and something which is pushed here and here. 4 dimensions, 4 directions. अब उस केस में n directions. It opens up into not just vector spaces, but very complex spaces can also be created and worked about in terms of languages. हम तो बड़े simple examples की तरफ एक इशारा था। Sir, the priority is for equal फिलहाल तो दो वो नेक्स्ट लेवल की चीजें आपके पास, ठीक है ना? हाँ, अब मैं अगर बताऊं राइट नाउ है आई मीन 2023, यस सर ये भी तो बिग डेटा की प्रॉब्लम हुई बन रहा है एक्चुअली इन 2023 हमारे एक्सपेक्टेड साइड पे एक बैग ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये मिसाल के कोई डॉक्यूमेंट है। अभी डॉक्यूमेंट क्या है? डेटा सेट्स है, कॉर्पस है। इफ समथिंग अपीयर्स इन अ गिवन कॉर्पस, तो सिंपल उसकी काउंट यहाँ पे आपके पास आ गई है। हम बात करें काउंट की ही, तो काउंट को आप देखते हैं कि काउंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस, मैं जब दो वर्ड्स को कंपेयर करता हूं तो मैं कहता हूं कि यार मैं करंट वर्ड को प्रीवियस 5 वर्ड्स के साथ कंपेयर करें।
पिछले एक वर्ड के साथ कंपेयर करें, काउंट ही है, तो व्हाई डोंट आई डू द कंपैरिजन विद समथिंग एल्स आल्सो। ये वर्ड है, इसको इस डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में कंपेयर करेंगे। बात काउंट की है तो हम काउंटिंग की डब्बों को हम चेंज कर सकते हैं कि इस डब्बे में देखें, उस डब्बे में देखें, तीसरे डब्बे में देखें, तो हर एक डब्बे का कोई ना कोई स्ट्रेंथ एंड पॉइंट आपके पास इसमें डेवलप होकर आ सकता है। फिर जब आप इस केस में सपोज ये टेबल आपके पास आ गया, ठीक है, और आप फिर जाके सपोज उसको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैट्रिक्स ही है, अब हम जाके देखते हैं सपोज, ठीक है, कि अब आपके पास एक वर्ड है फूल, ठीक है। आई थिंक इन द टेबल यू कैन आल्सो सी फूल के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड रो में आपके पास फूल की वैल्यूज पड़ी है 36, 58, 1 and 4 and they're just numbers, but ये नंबर जब आपके पास विजुअलाइज होके आएंगे then in that case you can take two values। एक जगह पे let's suppose आपने फूल को देखा, फूल, और दूसरी जगह पे आपने यहाँ पे बैटल को देखा। अब कॉर्पसेस है, हेनरी 5 में फूल और बैटल का आपके पास ये पॉइंट आपके पास आ रहा है, ठीक है। दूसरे कॉर्पस में जूलियस सीजर में फूल और बैटल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये रीजन आइडेंटिफाई होगी और एक ये रीजन आपके पास आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे जरा देख लें, दो कॉर्पसेस है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लस्टरिंग करता हूँ, क्लस्टरिंग, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे आ रहा है, आई मीन कैलकुलेशंस असाइड, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली ये वर्ड्स आपस में आप इनको मिला नहीं सकते, ओके। इधर अगर ये आपस में इसका एक क्लस्टर में लाई करते हैं ये दो पॉइंट्स, उसकी रीजन ये है क्योंकि उनका सेंस कुछ भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन उस जगह पे उसका जो सेंस है वो करीब है कंपेयर टू द सेंस ओवर हियर। अगर ये सेंस इधर भी करीब होता तो फिर वो भी फर्स्ट, तो हम सेंस की बात करते हैं एप्पल एंड ऑरेंज की ना, तो सेंस ढूंढना पड़ता है विच सेंस, बट इस तरीके से जब आप मैथमेटिक्स में लेके जाते हैं वी डोंट केयर अबाउट द सेंस, द सेंस इज देयर, वो है वहां पे, लेकिन हमें उसके वो एक्चुअल पर्पस कौन सा सेंस है वी डोंट केयर। दो डाटा सेट्स में इधर आ गया, दो डाटा सेट्स में उधर आ गया, तो जरूर कोई एम्बिग्युइटी वाली बात होगी। अगर चारों के चारों डाटा सेट्स एक ही सेंस को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये दो पॉइंट इधर के बजाय फिर इधर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो फिर उसमें क्लस्टर बनाना, फिर आपके पास फिर दूसरी आपके पास चीज आ जाती है। तो पॉइंट ये कि जब आपने मैट्रिक्स चेंज किया तो आप सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या और जो चीजें होती है तो उसकी तरफ आप जाके एक जंप मार सकते हैं, ओके। ये आपको उसकी एग्जांपल आपको बता दिया। टर्म मैट्रिक्स वो ये वाली है, टर्म मैट्रिक्स, दैट बेसिकली टेल्स यू कि रोज में भी आपके पास वर्ड्स होते हैं और सॉरी रोज में और कॉलम्स में भी आपके पास वर्ड होते हैं, एंड number of times a row word and a column word co-occur in some context, okay। तो उसमें आपके पास काउंट आ गई, और सपोज आपके पास यहाँ पे इसकी ये मैट्रिक्स आपके पास केवल है। अब जब आप इसको जाके विजुअलाइज करेंगे तो नाउ इन दिस केस डाटा वही है, बट अब इसमें जाके देखें, वी आर लुकिंग एट लेट्स गो कंटिन्यू। आप यहां पे देख सकते हैं वर्ड डिजिटल एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर। तो आपको यहां पे पॉइंट्स आ रहे हैं कि वो पॉइंट्स जो प्रेजेंट आपके पास हो रहे हैं तो वो सिंपल वैल्यूज ही है, उन वैल्यूज पे आप पहुंच के आपके पास ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। एंड इफ यू वांट टू लुक एट अनदर एग्जांपल, नहीं गया यहाँ पे, बट इस तरीके से भी आप वही मैट्रिसेस के जरिए से क्लस्टर्स निकाल के आप निकाल सकते हैं, कोई सिमिलैरिटी आप जाके डिटरमाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉमन चीजें हैं,
term matrix and term document matrix. And please note that in दोनों cases में इस टेबल में हम क्या प्लग इन करें? इस टेबल में भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस प्लग इन करते हैं और इस मैट्रिक्स में क्या प्लग इन करते हैं? Frequency of a particular word in a particular document, frequency of a particular word close to another word. So we are only looking at positive frequencies. Okay. आप क्लिक मत कीजिए कोसाइन से रिलेटेड एक्सप्लेन अगर आप करें 10 मिनट भाई जब